गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 16 प्रकाश का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से प्रकाश नियमित और विसरित परावर्तित होता है, उसमें परावर्तन होता है। अब परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है इसके बारे में कि किसी के साधक के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बिठाया था। बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर पहली को याद आया कि जो कक्षा 6ठी थी उसमें विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी क्या? 2 समतल दर्पण इसमें उपयोग किए गए थे और 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते। अब परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए भी किया जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे बहुप्रतिबिंब। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजनों में उपयोग करें तो क्या होगा कि एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने में किया जाता है। आप स्वयं भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। देखो एक साथ कितने सारे दर्पणों को रखा गया है और 2 दर्पण को रखा है और दोनों को इस तरह रखा है कि जो सिक्का है वो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। देखो सिक्के का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ कोण भी बन रहे हैं। कितने डिग्री के? 45 डिग्री, 60, 120 और 180 डिग्री के कोण बन रहे हैं। ये किस में कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि टेप का उपयोग करके दर्पण को इस कोणों के आधार पर रख सकते हैं जोड़कर। जैसे मोमबत्ती तो आपने देखी है कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या नोट करना है हमको, जैसे जैसे बनेगी। इसके अलावा बहुमूर्तिदर्शी जैसे कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टी लेना है। इसके अलावा इसे एक प्रिज्म की आकृति से जोड़ना है। गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए और सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों को थोड़ी लंबी हो जाए और ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कर दीजिए कि भीतर का दृश्य देखने के लिए सिर्फ एक ही इसका छिद्र बना हो। अब इसको टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब को दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए और इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े भी लगा दीजिए। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए। अब इसमें क्या होगी? हलचल होने लगेगी, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार से तो आपका ये कैलाइडोस्कोप तैयार हो गया। जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइनें दिखाई देती हैं। दीवारों वाले कागज़ों और वस्त्रों के डिज़ाइन बनाने वाले कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग करके नए नए पैटर्न बनाते हैं और कल्पना करने के लिए इसका उपयोग भी करते हैं। सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। कक्षा 7 में आपने देखा तो सीखा है कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं और यह दर्शाने के लिए सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। हमारे नेत्रों की संरचना क्या है? अब हमारे नेत्र किस प्रकार से हैं? हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। तो नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना और कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे जो नेत्र है दोनों,
वो आकृति लगभग कैसी होती है उनकी? गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है और कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं और कार्निया के पीछे हमें गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये गोल आकार का है, ये कार्निया है और इसके ठीक पीछे ये क्या है? परितारिका और आइरिस जिसको बोलते हैं, परितारिका को आइरिस बोलते हैं। ये दोनों तरफ है। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में वह क्या है? परितारिका के रंग की ही बात कर रहे हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये है रेटिना। ये क्या है? रेटिना। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। वो क्या है? एक लेंस है। पुतली के ठीक पीछे ये पुतली है, उसके पीछे ठीक क्या है? लेंस, जो केंद्र का मोटा है, जो केंद्र पर मोटा आकार का दिखाई दे रहा है। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है? याद कीजिए। तो लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है तो इस परत को रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को द्रव तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक तो क्या है? शंकु, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, और दूसरी क्या है? शलाकाएं, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों यानी वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। द्रव तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं और इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि हमने जाना कि हमारे मानव नेत्र किस प्रकार के होते हैं और हम कैसे उन नेत्रों से, उन दृष्टि से हम उसको अलग अलग वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है और समझना है। इसका आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में।